इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया। अपने बॉस को इन्फॉर्म किए बिना उन्होंने 8 महीनों तक मेहनत करके अपने काम को ऑटोमेट करने के लिए एक प्रोग्राम लिख दिया। इसके बाद से उनके लिखे गए कस्टम प्रोग्राम ऑटो पायलट मोड पर वो सभी काम करते थे जो उन्हें कंपनी की तरफ से करने के लिए दिए जाते थे। तो अब एक नई प्लानिंग शुरू करने से पहले मैं अपने आप से पहला कमांडर इंटेंट क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसके पीछे का पर्पस क्या है, और मैं वहां से अपने एक्शन प्लान की लिस्ट बनाता हूँ। इस तरह 10-10-10 रूल हमें इस प्रॉब्लम की सबसे वर्स्ट कंडीशन को पहचानने में हेल्प करता है जिसके बारे में हम स्ट्रेस्ड हैं। ये 3 सवाल पूछने पर नॉर्मली हमें पता चलता है कि जिन फेलियर के बारे में हम अभी परेशान हैं वो ऐसी नहीं है जो हमें हमेशा परेशान करेंगी। सक्सेसफुल टाइम मैनेजमेंट की एक की ये है कि एक क्लियर पर्पस और फोकस्ड माइंडसेट हो, क्योंकि प्रोडक्टिविटी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा करने के बारे में नहीं है बल्कि सच में जो इम्पोर्टेंट है उस काम को करने के बारे में है। और हमारे लिए सच में क्या इम्पोर्टेंट है उसे समझने के लिए आज हम फील गुड प्रोडक्टिविटी बुक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसे वर्ल्ड्स मोस्ट फॉलोड प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट अली अब्दाल ने लिखा है। YouTube पर इनके 5 बिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और Instagram पर इन्हें 7.5 लाख लोग फॉलो करते हैं। इस बुक में आप ये जानेंगे कि जो चीजें आपके लिए मैटर करती हैं उनमें अच्छे से अच्छे रिजल्ट कैसे अचीव किए जाएं। इसके लिए ऑथर 3 मेथड्स बताते हैं: एनर्जाइज, अनब्लॉक और सस्टेन। एनर्जाइज यानी कि अपने आप को एनर्जेटिक रखें। अनब्लॉक रास्ते में आने वाले डर और चैलेंजेस को पार करते हुए अपने छोटे छोटे गोल्स हासिल करते रहें। और सस्टेन जो सक्सेस आपने अचीव की है उसे सस्टेन करते हुए आगे ग्रो करते रहें। तो चलिए फिर एक एक करके तीनों मेथड्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला मेथड एनर्जाइज। एनर्जाइज रहने के लिए हमें 3 काम करने होंगे। प्रोसेस को एंजॉय करें, आउटकम को नहीं। अपने हर काम को पूरा करने के लिए उसके प्रोसेस को एंजॉय करें, ना कि सिर्फ उसके आउटकम को। अगस्त 2021 में स्पेनिश रॉक क्लाइंबर एल्बर्टो जिनीज ने टोक्यो में समर ओलंपिक्स में माउंट क्लाइंबिंग में गोल्ड जीता। एल्बर्टो इससे पहले भी कई चैंपियनशिप लगातार एक के बाद एक जीते आए थे। इसकी वजह ये थी कि वो अपने क्लाइंबिंग प्रोसेस को एंजॉय करते थे। जब लोगों ने एल्बर्टो को तेजी से दीवारों पर चढ़ते हुए देखा तो उन्होंने नोटिस किया कि ये उन्हें काफी नॉर्मल लग रहा था। ऐसा नहीं था कि एल्बर्टो अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले बहुत अच्छे थे, बस उनमें और दूसरों में फर्क ये था कि जब वो ऊपर टॉप की तरफ पहुंच रहे थे तो वो ऊंचाई की वजह से स्ट्रेस होने की बजाय नीचे की तरफ देखकर खुशी खुशी ऊपर चढ़ रहे थे। मैथ्यू डिक्स की कहानी लीजिए, जो आज वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग नॉवेलिस्ट और स्टोरी टेलर हैं। अपनी पहली बुक पब्लिश होने से कई साल पहले डिक्स ने मैकडॉनल्ड में काम किया था। शुरुआत में वो इस काम से झिझकते थे। एक बार अली अब्दाल से बात करते हुए वो बता रहे थे कि उन्हें अपना पूरा दिन बिल्कुल बोरिंग लगता था। बार बार सेम रूटीन फॉलो करना, सुबह से शाम तक ऑर्डर लो और फिर घर चले जाओ। लाइफ में कोई एक्साइटमेंट या कोई चैलेंज ही नहीं था। और इसलिए डिक्स ने ये देखने का फैसला किया कि अपने काम में क्या कोई खुशी वाला ऐसा हिस्सा है जो उन्हें जॉब के रिजल्ट यानी कि सैलरी के लिए नहीं बल्कि काम को एंजॉय करने का मौका दे। यानी कि रिजल्ट नहीं बल्कि प्रोसेस को मजेदार बनाया जाए। और फाइनली उन्होंने अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई, अप सेलिंग की। यानी कि वो अब हर कस्टमर से उसके ऑर्डर पर कुछ एक्स्ट्रा लेने को पूछने लगे, जैसे चिप्स लेने के लिए या कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। वो ये काम इसलिए नहीं कर रहे थे कि ऑर्डर का अमाउंट बढ़ जाए, बल्कि इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें इस काम में मजा आ रहा था। जब भी वो कोई ऑर्डर सर्व करते तो कस्टमर से ये जरूर पूछते, आप कुछ और लेंगे? अगर वो लेता तो अच्छी बात है, और अगर वो नहीं लेता तो मुस्कुराकर कहते ठीक है और चले जाते। डिक्स ने बताया कि उनके रूटीन में इन छोटे बदलावों के इफेक्ट काफी बड़े थे। इस तरह के छोटे छोटे काम उनके कस्टमर के दिन को थोड़ा अच्छा बना देते थे और उन्हें भी एनर्जेटिक बनाए रखते थे। इस वजह से डिक्स ने खुद को अपनी शिफ्टों का इंतजार करते हुए पाया। अब वो अपनी जॉब से बोर नहीं हो रहे थे, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपसेलिंग करने की वजह से अपने काम को करने के लिए एक्साइटेड रहते थे। हालांकि देखा जाए तो ये तरीका कोई अपने आप में मजेदार नहीं है, लेकिन डिक्स ने इसे अपने काम का मजा लेने का एक तरीका बना लिया था। और ऐसा करने ने उन्हें एक मोटिवेशन लेस जगह भी काम करने में मजा आने लगा और वो अपने काम को पूरा करने में लगे रहे। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो प्रोसेस को ओन करने पर ध्यान देना। आप जिस भी काम को पूरा करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास पावर होना जरूरी है। इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल में से मुझे प्रोग्रामर फिल टोफिश 1066 का लगता है। इनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप भी गूगल करके इसे डिटेल में पढ़ना। मैं यहाँ पर इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। दरअसल इनका नाम जून 2016 में सुर्खियों में आया, और वो भी इसलिए क्योंकि ये पिछले 6 साल से अपनी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे थे, जहाँ उनके काम का ज्यादातर हिस्सा क्वालिटी डिपार्टमेंट में सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना होता था। ये उन्हें बेहद बोरिंग काम लगता था, इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया। अपने बॉस को इन्फॉर्म किए बिना उन्होंने 8 महीनों तक मेहनत करके अपने काम को ऑटोमेट करने के लिए एक प्रोग्राम लिख दिया। इसके बाद से उनके लिखे गए कस्टम प्रोग्राम ऑटो पायलट मोड पर वो सभी काम करते थे जो उन्हें कंपनी की तरफ से करने के लिए दिए जाते थे। उनके बॉस ने भी कभी उनसे कोई पूछताछ नहीं की क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 6 साल बाद जब कंपनी की क्वालिटी टीम की ऑडिट की गई तो उन्हें पता चला
कि उन्होंने लगभग 6 साल पहले से लेकर अब तक एक्टिवली लगभग कुछ काम किया ही नहीं था। अपनी जॉब टाइमिंग के अकॉर्डिंग हर हफ्ते वो 40 घंटे काम करते थे, अपनी अटेंडेंस लगाते थे और जो भी अच्छा लगता था वो करते रहते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि पिछले 6 सालों में शायद 85 घंटे एक्चुअली मैंने काम किया है। हालांकि उनका प्लान अच्छा था, लेकिन बिना अपने बॉस को इन्फॉर्म किए अपनी जॉब को ऑटोमेट करने की वजह से अनफॉर्चुनेटली उन्हें जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो एक गलत स्ट्रेटेजी अपनाने वाले गलत इंसान थे और ना ही ये कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उनके एक्शन अपने प्रोसेस को ओन करने के माइंडसेट को बहुत अच्छी तरह से शो करते हैं। यहाँ तक कि उन सिचुएशन में भी जिनमें हमारी फ्रीडम और राइट्स कम है, प्रोसेस की ओनरशिप लेना जरूरी है, क्योंकि जब हम सिचुएशन की ओनरशिप नहीं ले सकते तब तक हम किसी भी प्रोसेस की ओनरशिप लेकर पावर को हासिल नहीं कर सकते। जरा सोचिए, अगर उन्होंने ये सोचा होता कि उसने जो किया उस पर उसका कंट्रोल नहीं है क्योंकि उसे वही करना था जो उसके बॉस ने कहा था, तो क्या वो ऐसा कर पाते? जाहिर सी बात है नहीं। वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने अपने काम की ओनरशिप लेने का डिसीजन लिया। ऐसी बहुत सी चीजें थी जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था, जैसे वो सॉफ्टवेयर जिसे वो टेस्ट कर रहे थे, उनके मैनेजमेंट की प्रायोरिटीज कि पहले क्या करना है और किन कामों को डीले करना है, और उन्हें दिए गए काम की क्वांटिटी। लेकिन बहुत सारे काम थे जो पूरी तरह से उनके हाथों में थे, इसलिए उन्होंने बस इन चीजों पर फोकस किया कि अपने मिले हुए टास्क को टाइम पर कैसे पूरा किया जाए और जो टूल उनके पास हैं उनका यूज करके इन्हें ऑटोमेट कैसे किया जाए। इस तरह उन्हें एहसास हुआ कि उनका काम ऑटोमेटिक हो सकता है और 8 महीने में इसका पूरा सिस्टम बना दिया और ऑटोमेटिक काम करके पैसे कमाने लगे। यहाँ हम सभी के लिए एक लेसन है, भले ही रिजल्ट कोई और डिसाइड कर रहा हो, फिर भी किसी भी काम के प्रोसेस पर ओनरशिप करने का हमेशा एक तरीका होता है। अगर आप कस्टमर सर्विस में काम करते हैं तो हो सकता है कि कंपनी की पॉलिसीज पर आपका कंट्रोल ना हो, लेकिन आप इस बात की ओनरशिप ले सकते हैं कि कस्टमर के साथ आप कैसे बातचीत करते हैं। आप उनकी प्रॉब्लम को सुनने, उनकी प्रॉब्लम्स के लिए सिंपैथी रखने और उन प्रॉब्लम्स का क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप टीचर हैं तो सिलेबस पर आपका कंट्रोल नहीं हो सकता, लेकिन आप इस बात की ओनरशिप ले सकते हैं कि आप सिलेबस कैसे पढ़ाते हैं। आप अपने स्टूडेंट को समझाने के लिए ऐसे नए तरीके ढूंढ सकते हैं और मजेदार एक्टिविटी करवा सकते हैं जो कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझाती हों। और अगर आप किसी फैक्ट्री या असेंबली लाइन पर काम करते हैं तो हो सकता है कि प्रोडक्शन टारगेट पर आपका कंट्रोल ना हो, लेकिन आप इस प्रोसेस में जो कंट्रीब्यूशन देते हैं उसकी ओनरशिप ले सकते हैं। आप अपने काम को ऑर्गेनाइज करने के तरीके ढूंढ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने से पहले उसके पता चल जाने का कोई तरीका ढूंढ सकते हैं और प्रोसेस में इंप्रूवमेंट के लिए सजेशन दे सकते हैं। इस तरह अपने तरीके से काम करने से अलग पावर हासिल की जा सकती है। तीसरी बात यह है कि जहां पर भी जरूरत हो हेल्प मांग लें। कई लोग दूसरों से हेल्प नहीं ले पाते, तो सवाल यह है कि हम दूसरों की हेल्प कैसे लें ताकि वो लोग हेल्प देने के लिए हमारी तरफ अट्रैक्ट हों, ना कि दूर दूर भागें। तो ऐसा आप इन 3 तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पूछने की अपनी अनविलिंगनेस कि यार वो हेल्प करेगा भी या नहीं, इसलिए रहने देते हैं। इस फीलिंग पर काबू पाना होगा। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका बस एक कहावत को अपनाना है कि लोग आपकी सोच से बहुत ज्यादा हेल्प करने के लिए एक्साइटेड हैं। आपने ये बार बार सुना और अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया होगा कि दूसरों के साथ मुस्कुराना, उन्हें कुछ सिखाना और एडवाइस देना हमें बहुत एनर्जेटिक फील करवाता है। लेकिन फिर भी हम में से बहुत से लोग इस बात को कम आंकते हैं कि दूसरे लोग हमारी हेल्प करने के लिए उतने इंटरेस्टेड नहीं है। साइकोलॉजिस्ट वेनेसा बोहन्स ने अपनी स्टडीज में ये पाया कि 50% से ज्यादा लोग हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। आपको बस पूछने की जरूरत है। दूसरा, रिक्वेस्ट को सही तरीके से तैयार करें। स्पेशली जितना हो सके हेल्प पर्सनली मांगने की कोशिश करें। 2017 की एक रिसर्च में रिसर्चर्स ने 2 ग्रुप पर एक स्टडी की। पहले ग्रुप ने लोगों से मेल के जरिए हेल्प मांगी और दूसरे ग्रुप ने पर्सनली मिलकर हेल्प मांगी। उन्होंने पाया कि मेल भेजने की बजाय पर्सनली मिलकर हेल्प के लिए कहने से सामने वाले इंसान के हेल्प करने की पॉसिबिलिटी 34% ज्यादा थी, यानी कि 100 में से 34 ज्यादा लोगों ने हेल्प की। लास्ट में ध्यान रखें कि आप सही लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। मुझे आपसे ये पूछते बहुत बुरा लग रहा है इन जैसे नेगेटिव सेंटेंस का यूज करने से, और अगर आप मेरी हेल्प करते हैं तो मैं आपके लिए ये करूंगा। इन जैसी बातें कहकर इसे लेन देन में बदलने से बचें। इसके बजाय उन पॉजिटिव रीजंस पर जोर दें कि आप हेल्प के लिए उस स्पेसिफिक इंसान के पास क्यों जा रहे हैं। जैसे, मैंने देखा कि XYZ काम पर आपके काम ने सच में मुझे काफी इन्फ्लुएंस किया है, इसलिए मुझे ये जानना बहुत अच्छा लगेगा कि आपने ये कैसे किया। जिस इंसान की आप तारीफ करते हैं उसके पॉजिटिव पहलुओं पर जोर देने से वो सोचेंगे कि आप सच में उनके एडवाइस को इंपॉर्टेंस देते हैं और आपकी हेल्प करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी। इस तरह जितने अच्छे वर्ड्स का यूज करके हेल्प मांगी जाती है तो हेल्प के लिए आप जिस इंसान से पूछ रहे हैं उसे उतना ही अच्छा फील होता है जितना हेल्प मिलने पर आपको अच्छा फील होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे मेथड की तरफ, अनब्लॉक। अपने किसी भी काम को पूरा करने में आने वाले ब्लॉक्स को अनब्लॉक करने के लिए अली अब्दाल 2 काम करने के लिए कहते हैं। पहला, सबसे पहले क्लैरिटी के लिए अपनी लाइफ में
कमांडर्स इंटेंट का यूज करें। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में कमांडर इंटेंट टेक्निक को कैसे अपना सकते हैं, तो इसका जवाब नॉर्थ फ्रांस में 6 जून 1944 में हुए एक इंसिडेंट में छुपा है, जिसे डी डे के नाम से जाना जाता है। इसमें दुश्मनों ने फ्रांस के जिस हिस्से पर कब्जा कर लिया था, उस पर फ्रांस के फ्रेंडली देशों ने मिलकर अटैक करने और फ्रांस को छुड़वाने की प्लानिंग की। प्लानिंग के पहले फेज में 1,33,000 सोल्जर्स को नॉर्मंडी के बीचेस पर बहुत एग्जैक्ट जगहों पर उतरना था। इन उतरने वाले सोल्जर्स को पैराशूट रेजिमेंटों की दूसरी बटालियन के थ्रू सपोर्ट किया जाना था और उनमें से कुछ सोल्जर्स को उस इलाके के आसपास के कुछ कस्बों और गांवों में उतरना था। उन इलाकों को नाजियों से फ्री कराना था और वहां के कुछ पुलों सड़कों को सिक्योर करना था। लेकिन शुरुआत से ही काफी कुछ गलत हो गया। पहले फेज की आर्मी के पैरा ट्रूपर्स के जमीन पर उतरने के कुछ ही मिनटों के अंदर उनमें से ज्यादातर सोल्जर्स को पता चला कि वो पूरी तरह से गलत जगह पर उतरे थे। अगले कुछ घंटों में ये चीज और भी बिगड़ने वाली थी, क्योंकि दूसरी आर्मी इन्हें देखकर ही अपने आसपास के इलाकों में उतरने वाली थी और सभी बटालियन अलग अलग देशों की थी, इसलिए ये लोग एक दूसरे को आपस में जानते भी नहीं थे और ऐसे में भरोसा करना भी मुश्किल था कि कौन सा सोल्जर सपोर्टिव देश का है और कौन सा दुश्मन आर्मी का है। ये ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी खबर अगर दुश्मन आर्मी को हो जाती तो फ्रांस के कई सोल्जर मारे जा सकते थे। लेकिन तब एक चमत्कार हुआ और कुछ ही घंटों में पूरी आर्मी वापस पटरी पर आ गई। सपोर्टिव देशों ने उन गांवों को कैप्चर नहीं किया जिनके उन्हें ऑर्डर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने ऐसे गांवों को अटैक करके अपने कब्जे में ले लिया जो उनके स्ट्रेटेजिक पर्पस को पूरा करते थे और जिनके जरिए नॉर्मंडी के बीचेस पर उतरने वाले सोल्जर्स प्लानिंग के अकॉर्डिंग आगे की ओर बढ़ सकते थे। ये पूरी जीत कमांडर इंटेंट से जीती गई। मिलिट्री जनरल्स के बड़े बड़े ऑर्डर्स काम में नहीं आए, उनकी बनाई गई स्पेसिफिक प्लानिंग गड़बड़ हो गई। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने कमांडर के इंटेंट के बारे में सभी को बता दिया था, ऑपरेशन में शामिल हर कोई पर्पस यानी कि वाई को जानता था, इसलिए चीजों के बिगड़ जाने के बावजूद दूसरे ऑप्शनल तरीकों से हाउ पर काम करना पॉसिबल हो पाया। आज मैं भी इस तरीके को हर दिन अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ। पहले जब मैं कोई प्रोजेक्ट शुरू करता था तो मेरी आदत तुरंत आगे बढ़ने की होती थी। अपने मन चाहे एंड रिजल्ट के बारे में सोचे बिना हर स्टेप की प्लानिंग करने की सोचता था। लेकिन इस लेवल की मोटिवेशनल प्लानिंग एक ऑब्स्टेकल साबित हो सकती है। मैं प्लान में लिखे स्पेसिफिक कामों से डील करने में इतना उलझ जाता था कि एंड रिजल्ट क्या था इसका मुझे पता ही नहीं चल पाता था। तो अब एक नई प्लानिंग शुरू करने से पहले मैं अपने आप से पहला कमांडर इंटेंट क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसके पीछे का पर्पस क्या है, और मैं वहां से अपने एक्शन प्लान की लिस्ट बनाता हूँ। मैंने पाया कि आसान सा सवाल पूछने से काफी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। सालों से मैं 6 पैक एब्स के अपने गोल को पाने में फेल हो रहा था। हर जनवरी में मैं जिम जाने को लेकर एक्साइटेड हो जाता था और फिर कुछ हफ्तों के अंदर मोटिवेशन कम हो जाता था और मैं पहले की कंडीशन में वापस आ जाता। जब मैंने कमांडर इंटेंट कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया तो मुझे एहसास हुआ कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे पर्पस यानी कि 6 पैक्स क्यों चाहिए ये पूरी तरह से समझ नहीं आया था। मैं रियलिटी में 6 पैक एब्स नहीं चाहता था। मेरा असली टारगेट एक हेल्दी और एक बैलेंस बॉडी और लाइफस्टाइल बनाए रखना था। हाँ, कुछ फिटनेस और हैंडसम दिखने से रिलेटेड मोटिवेशन था, लेकिन हेल्दी, फिट और स्ट्रांग रहने का पर्पस क्लियर होने पर ये चीज मुझे मेरे लिए कम इंपॉर्टेंट लगने लगी। आप इस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ की किसी भी चीज पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो अपने आप से पूछे, इसे सीखने का पर्पस क्या है? क्या आप फ्रेंच में लिखे गए 19वीं सदी के कॉम्प्लेक्स नॉवेल्स को समझने के लिए इसे सीख रहे हैं, या क्या आप पेरिस की अपनी आने वाली ट्रिप के लिए ऐसा कर रहे हैं? पर्पस क्लियर होने के बाद इस पर काम करें। जैसे आप लैंग्वेज कैसे सीखने जा रहे हैं? क्या आप किसी ऐप का यूज करने जा रहे हैं, या लैंग्वेज क्लासेस लेने जा रहे हैं, या सिर्फ 1950 के दशक की बहुत सारी फ्रेंच मूवीज को देखकर इसे सीखने का प्लान बनाएंगे? इसी तरह मान लीजिए कि आप एक साइड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो डिसाइड करें कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है। क्या आप वेकेशन पर जाने के लिए हर महीने कुछ पैसे एक्स्ट्रा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, या क्या करोड़पति बनने का गोल बना रहे हैं ताकि आप जल्दी फाइनेंशियली रिटायर हो सकें, या क्या आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसके बारे में आपको लगता है कि इससे लोगों को हेल्प मिलेगी और उनकी लाइफ बदल जाएगी? अब सोचें कि आपके गोल को पूरा करने के लिए आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए। क्या आपको सचमुच अपनी जॉब को पूरी तरह से छोड़ने की जरूरत है, या बस शाम को कुछ घंटे इस बिजनेस को देकर अपनी जॉब के साथ साथ कंटिन्यू कर सकते हैं? क्या बिजनेस शुरू करने में जल्दबाजी करना अच्छा होगा, या क्या आपको पहले अपनी स्किल डेवलप करने की जरूरत है? दूसरी चीज जो आपको करनी है, डर को दूर करने के लिए 10-10-10 रूल को अडॉप्ट करें। डर का लोगों को कमजोर बना देने का एक रीजन ये है कि हम बर्बादी की तरफ जाने की आदी होने लगते हैं, जिससे हमारे दिमाग में कुछ छोटी मोटी फेलियर भी बड़ी लगने लगती है। हमें ऐसा लगने लगता है कि हर फेलियर से हमारी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है और हम हमेशा के लिए बेकार हो सकते हैं। जैसे आपको कोई ऐसा इंसान रिजेक्ट कर देता है जिसे आप पसंद करते हैं, एंड में आप डिसीजन लेते हैं कि आप प्यार पाने के लायक नहीं हैं और आप अपनी लाइफ सिंगल ही बिताएंगे।
आपको किसी जॉब के लिए हायर नहीं किया जाता, जिससे आप डिसीजन लेते हैं कि आप किसी भी कंपनी में जॉब पाने के लायक नहीं हैं और इससे आप अनएम्प्लॉयड और बेघर हो जाएंगे। आप अपने पहले ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो गए। एज अ रिजल्ट आप डिसीजन लेते हैं कि आप एक खराब ड्राइवर हैं और आप कभी गाड़ी नहीं चलाएंगे। जब आप अपने आप को इस तरह से नेगेटिव होते हुए देखें तो एक कदम पीछे हटने की कोशिश करें और बड़ी पिक्चर को देखें। सही टूल किट के साथ हम ये फील कर सकते हैं कि चीजें उतनी बुरी नहीं हैं जितनी वो दिखती हैं, इसलिए डर कम हो जाता है। इस प्रोसेस का साइंटिफिक नाम कॉग्निटिव रीअप्रेजल है, मतलब किसी कंडीशन की एक्सप्लेनेशन को बदलना ताकि हम इमोशनली बेहतर फील करें। कॉग्निटिव रीअप्रेजल का मेन गोल किसी इंसिडेंट, आइडिया या इमोशन पर हमारे नजरिए को बदलना है, जिससे हम ज्यादा पॉजिटिव इमोशनल रिस्पॉन्स को एक्सपीरियंस कर सकें। कॉग्निटिव रीअप्रेजल को बिहेवियर में लाने का एक आसान तरीका यह है कि आप खुद को याद दिलाएं कि जिस चीज के बारे में आप इतना बुरा फील कर रहे हैं वो शायद फ्यूचर में उतना मायने नहीं रखेगी। आप अपने आप से ये 3 सवाल पूछकर ऐसा कर सकते हैं, जिसे हम 10-10-10 रूल कहते हैं। आइए देखें कि ये तरीका पिछले एग्जाम्पल्स में कैसे काम करेगा। आपको कोई ऐसा इंसान रिजेक्ट कर देता है जिसे आप पसंद करते हैं। ऐसा होने पर अपने आप से पूछें, क्या 10 मिनट में चीजें ठीक हो जाएंगी? हो सकता है कि आपका जवाब होगा कि मैं अभी थोड़ा उदास फील करूंगा और शायद उस इंसान को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। फिर दूसरा सवाल पूछें, क्या 10 हफ्ते में बात बनेगी? आपका जवाब होगा, तब तक शायद मैं आज के मुकाबले कम अपसेट होऊंगा। फिर तीसरा सवाल पूछें, क्या ये बात 10 साल में मायने रखेगी? आपका जवाब होगा, शायद बिल्कुल नहीं। मैं अब और तब के बीच कई ऐसे लोगों से मिलूंगा जो मेरी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आपको किसी जॉब के लिए हायर नहीं किया गया। ऐसा होने पर अपने आप से पूछे, क्या 10 मिनट में चीजें ठीक हो जाएंगी? हो सकता है कि आपका जवाब होगा कि दिन के बाकी टाइम काफी उदास फील करूंगा। फिर दूसरा सवाल पूछें, क्या 10 हफ्ते में बात बनेगी? आपका जवाब होगा, शायद हाँ, क्योंकि तब तक मैं कई दूसरी जॉब्स के लिए अप्लाई कर दूंगा। अगर चीजें अब भी ठीक नहीं लगती तो फिर तीसरा सवाल पूछें, क्या ये बात 10 साल में मायने रखेगी? आपका जवाब होगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ज्यादातर लोगों ने सफल होने से पहले फेलियर का सामना किया है और लगातार काम करते रहने से वो अपनी लाइफ में बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल कर सके। और मैं भी ऐसा कर लूंगा। मैं इस फेलियर को एक छोटी सी अड़चन समझकर इससे सीखूंगा। आप अपने पहले ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो गए। ऐसा होने पर अपने आप से पूछे, क्या 10 मिनट में चीजें ठीक हो जाएंगी? हो सकता है कि आपका जवाब होगा, मुझे अपने इंस्ट्रक्टर को ये न्यूज बताते हुए थोड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। फिर दूसरा सवाल पूछे, क्या 10 हफ्ते में बात बनेगी? आपका जवाब होगा, शायद हाँ, क्योंकि तब तक मैं एक और बार ट्रेनिंग लेकर अच्छी तरह से सीख लूंगा और उम्मीद है कि तब तक इसे पास कर लूंगा। अगर अब भी बात ना बने तो फिर तीसरा सवाल पूछें, क्या ये बात 10 साल में मायने रखेगी? आपका जवाब होगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं इस बारे में लगभग सब कुछ भूल जाऊंगा। अगर मैं इसे फिर भी याद रखूं तो सिर्फ लाइफ की एक मजेदार कहानी की तरह याद करूंगा। इस तरह 10-10-10 रूल हमें इस प्रॉब्लम की सबसे वर्स्ट कंडीशन को पहचानने में हेल्प करता है जिसके बारे में हम स्ट्रेस्ड हैं। ये 3 सवाल पूछने पर नॉर्मली हमें पता चलता है कि जिन फेलियर के बारे में हम अभी परेशान हैं वो ऐसी नहीं है जो हमें हमेशा परेशान करेंगी, और ये कि हमारे मन में जो डर है वो हमेशा इतना ही इम्पोर्टेंट नहीं होगा, बल्कि टाइम के साथ वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें खुशी के साथ प्रेजेंट में अपना बेस्ट देना है। अब बढ़ते हैं इस बुक के तीसरे पार्ट की तरफ, सस्टेन, यानी कि जो सक्सेस आपको मिली है उसे बनाए रखते हुए आगे ग्रो करने के लिए ये तरीके अपनाएं। सबसे पहले एनर्जी को बचाकर रखें। इसके लिए जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन को रेसिस्ट करें और एक टाइम पर एक ही टास्क पर फोकस करें। ऑथर ने ये 2012 में कंप्यूटर साइंटिस्ट रेचेल एडलर और राकेल बुननफिच की एक स्टडी से सीखा। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें लोगों को एक कंप्यूटर में खुले हुए 6 टैब्स में टास्क को पूरा करना था। एक टैब में पैराग्राफ पढ़ना, दूसरे में पोयम पढ़ना, तीसरे में मेल लिखकर भेजना, और इनमें इसी तरह की 6 एक्टिविटी शामिल थी। एक्टिविटीज डिसाइड करने के बाद उन लोगों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया। पहला मल्टीटास्किंग ग्रुप, जिन्हें हर काम एक ही टाइम पर या कम से कम 2-3 काम एक ही टाइम पर करने थे, और दूसरा ग्रुप था नो मल्टीटास्किंग ग्रुप। इस ग्रुप में जो पार्टिसिपेंट थे उनको हर काम को एक एक करके सीरीज में करना था, जैसे पहले नंबर 1 काम को पूरा करना, फिर नंबर 2, और इसी तरह 3, 4, 5, 6। मल्टीटास्किंग ग्रुप में 6 टास्क में से हर एक के लिए अलग अलग टैब्स खुले थे और पार्टिसिपेंट्स को बताया गया था कि वो हर एक टास्क को पूरा किए बिना दूसरे पर स्विच कर सकते हैं। इस स्टडी का रिजल्ट हैरान कर देने वाला था। वो लोग काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड थे जो लगातार एक काम से दूसरे काम पर स्विच कर रहे थे, और उन्होंने खराब परफॉर्म किया। लेकिन ग्रुप 1 के काम में प्रोडक्टिविटी भी दिखी और उनका हर काम ऑलमोस्ट टाइम पर पूरा हो गया था। इसलिए अपना ज्यादातर टाइम सिर्फ एक ही टास्क पर फोकस रखें। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है अपनी एनर्जी को रिचार्ज करते रहें। इसका पहला तरीका है काम हॉबीज।
फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश और इंग्लैंड के किंग चार्ल्स थर्ड में जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा सिमिलैरिटीज थी। बेशक वो दोनों बेहद अमीर थे, दुनिया भर में अपनी ताकत के लिए जाने जाते थे, लेकिन जो चीज उनमें एक जैसी थी वो थी पेंटिंग की हॉबी। बुश ने मिलिट्री से रिलेटेड चीजों को पेंट किया और किंग चार्ल्स स्कॉटिश लैंडस्केप को पेंट किया करते थे। मुझे भी ऐसा लगता है कि पेंटिंग सबसे बेस्ट शांत एक्टिविटी है। जब कोई इंसान पेंटिंग करना शुरू करता है तो वो कितना भी नया क्यों ना हो, अपनी इस हॉबी को कंटिन्यू करते हुए वो टाइम के साथ इसमें अच्छा बन जाता है। ऐसे लोग नॉर्मली इस बात पर पूरी फ्रीडम रखते हैं कि वो क्या पेंटिंग कर रहे हैं और इसे कैसे करना है। ये उनके डे टू डे काम से अलग होती है, इसलिए ये हॉबी उनमें सेंस ऑफ फ्रीडम या जिंदा रहने की फीलिंग को जगाए रखती है, जिससे उन्हें कंफर्टेबल और अच्छा फील होता है। लेकिन जो चीज पेंटिंग को स्पेशली अलग बनाती है वो ये है, इसका आप पूरी तरह से अपनी शर्तों पर मजा ले सकते हैं। इसका कोई आखिरी पॉइंट नहीं दिखता है और ना ही कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट मिलता है। इसलिए ये हॉबी बनाने के लिए एक अच्छी एक्टिविटी है, क्योंकि हॉबी की डेफिनेशन ये है कि किसी हॉबी को जीतने या खोने और बिजनेस में बदलने के लिए नहीं, बल्कि बस मजे के लिए करते हैं, जिससे हमारी एनर्जी रिचार्ज होती है। इसलिए आप भी अपनी एक हॉबी बनाएं। उस क्रिएटिव एक्टिविटी के लिए स्पेसिफिक टाइम डिसाइड करें और इसे अपने काम और डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग करें। अपनी हॉबी के लिए एक स्पेसिफिक कमरा या जगह चुनने की कोशिश करें। अपनी क्रिएटिविटी टाइम के दौरान काम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को बंद कर दें और जब आप अपनी चुनी हुई एक्टिविटी को कर रहे हो तो उस पर ही पूरा फोकस करें। इसके बाद अपने आप को लगातार याद दिलाएं कि किसी भी तरह के फायदे की उम्मीद करने की बजाय इसे करने के प्रोसेस का मजा लेना है। जब आप पेंटिंग करते हैं, खेलते हैं या कुछ क्रिएट करते हैं तो अपने आप को याद दिलाएं कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें क्वालिटी मायने नहीं रखती। इसलिए आप अपने आप को गलतियां करने, एक्सपेरिमेंट करने और अपनी स्पीड से बढ़ने की परमिशन दें, क्योंकि आपका फर्स्ट गोल स्पेशलिस्ट या मास्टर बनना नहीं है, बल्कि उस प्रोसेस का मजा लेकर खुद को रिचार्ज करना है। अपनी एनर्जी को क्रिएटिवली रिचार्ज करने का दूसरा तरीका है काम प्रोजेक्ट्स बनाना। प्रोजेक्ट बनाते टाइम ध्यान रखें कि एक प्रोजेक्ट का एक फिक्स स्टार्ट और एंड होता है। प्रोजेक्ट हमारी कैपेसिटी और ऑटोनोमी की फीलिंग के लिए भी काफी यूजफुल होते हैं, क्योंकि जब हम अपने एंड गोल तक पहुंचते हैं तो वो हमें अचीवमेंट की फीलिंग देते हैं। एक काम प्रोजेक्ट कुछ भी क्रिएटिव हो सकता है जिसका एक क्लियर एंड पॉइंट हो। आप 1 साल तक हर एक दिन एक फोटो लेने का गोल बनाकर फोटोग्राफी कर सकते हैं। आप टेक्स्ट बेस्ड रोल प्लेइंग गेम बनाने का गोल बनाकर कोड करना सीख सकते हैं। आप अपनी मदर के अगले बर्थडे के लिए एक गिफ्ट बनाने का गोल बनाते हुए उनके लिए एक सूट बनाने की स्किल डेवलप कर सकते हैं। अगर आप अपने काम प्रोजेक्ट के पॉजिटिव इन्फ्लुएंस को और बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें अपने जैसे लोगों को शामिल करने के बारे में सोचें। जब हम दोस्तों के साथ या अपने बिजनेस ग्रुप के हिस्से की तरह कोई काम करते हैं तो हम ह्यूमन कनेक्शन से आने वाली एनर्जी का भी यूज करते हैं। हम ऐसे माहौल में पनपते हैं जहाँ एक दूसरे से सीख सकते हैं, आइडियाज का गिव एंड टेक कर सकते हैं और अपनी सक्सेस को एक साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर आपके काम प्रोजेक्ट्स में पेंटिंग या ड्राइंग शामिल है तो आप एक लोकल आर्ट क्लास या मीटअप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जहां आप अपनी ग्रोथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लिखने का शौक है तो आप एक राइटिंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं या इस तरह की वर्कशॉप में हिस्सा ले सकते हैं, जहां आप एक ऑथर बनने की दिशा में अपनी स्किल को डेवलप करते हैं। आपका प्रोजेक्ट जो भी हो, जब अपने प्रोजेक्ट के आसपास एक ग्रुप को बनाएंगे तो आप लोगों की रिचार्जिंग पावर का यूज करके अपनी एनर्जी को खुद ही बढ़ा लेंगे। थैंक यू दोस्तों। तो ये थी फील गुड प्रोडक्टिविटी की बुक समरी। आइए हमने जो कुछ भी सीखा है उसे वापस से रिवाइज कर लेते हैं ताकि इनको इम्प्लीमेंट करना आपके लिए आसान रहे। एनर्जी से भरे रहें। अपने किसी भी काम को पूरा करने में आने वाले ब्लॉक्स को अनब्लॉक करते हुए आगे बढ़ते रहें और जो सक्सेस आपने अचीव की है उसे सस्टेन करते हुए आगे ग्रो करते रहें। अपने काम के लिए एनर्जेटिक रहने के लिए प्रोसेस को एंजॉय करें, आउटकम को नहीं। प्रोसेस को ओन करने पर ध्यान दें और जहां जरूरत हो हेल्प मांग लें। अपने किसी भी काम को पूरा करने में आने वाले ब्लॉक्स को अनब्लॉक करने के लिए अपनी लाइफ में कमांडर्स इंटेंट का यूज करें। डर को दूर करने के लिए 10-10-10 रूल को अपनाएं। जो सक्सेस आपको मिली है उसे बनाए रखते हुए आगे ग्रो करने के लिए ये तरीके अपनाएं। एनर्जी को बचाकर रखें। इसके लिए जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन को रेसिस्ट करें और एक टाइम पर एक ही काम पर फोकस करें और अपनी एनर्जी को रिचार्ज करते रहें। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत 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 थैंक यू। अगर आप इस बुक की और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप इस बुक को पढ़कर इसको और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं और बहुत सारे प्रोडक्टिविटी सीक्रेट्स को सीख सकते हैं। इस बुक की ओरिजिनल कॉपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और क्योंकि आप बुक समरी के इस पार्ट तक पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको भी हमारी तरह किताबों से बहुत प्यार है। इसलिए उन्हें लगातार एंजॉय करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। बेल आइकन को प्रेस करने का फायदा ये होता है कि हर हफ्ते जो 2 बुक वीडियो हम रिलीज करते हैं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच जाता है, ताकि आप उसको इमीडिएटली देखकर बहुत कुछ अपनी लाइफ में सीख सकें और कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहें। वापस से दिल से थैंक यू। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।